नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए शिक्षक भर्ती संबंधित, शिक्षक और सहायक शिक्षक विषय से संबंधित मैं हिंदी पेडागोजी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इस तरह से है। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं अनौपचारिक कथन, अनौपचारिक कथन, औपचारिक कथन। इस तरह से ऑप्शन है प्रासंगिक कथन और तर्क संगत कथन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, अनौपचारिक कथन कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले का प्रश्न क्या है, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो अनौपचारिक कथन कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगे ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे और एक बार आप जो भी स्टडी मटेरियल स्टडी करते हैं उसको स्टडी करने के बाद एक बार एमसीक्यू जरूर कर लें मालाकार क्लासेस की, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें, देखिए क्या होता है, जिसमें बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, बच्चे उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, बच्चे नियमों से उदाहरण की ओर जाते हैं, या फिर बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो बिल्कुल सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, बच्चे उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। व्याकरण शिक्षण की पद्धति क्या है, तो व्याकरण शिक्षण की पद्धति क्या है, उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, वही व्याकरण शिक्षण की उचित पद्धति है। ठीक है, पहले उदाहरण फिर नियम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से है, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। बच्चों में देखिए भाषा प्रयोग की दक्षता को कैसे विकसित करेंगे, उसके लिए क्या आवश्यक है उसको चुनना है। यहाँ पर उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, उन्हें कविताएं याद हो, उन्हें मुहावरे याद हो, वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए हो जाएगा। बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक में क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से है, मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती को पति, अभिनव को अनब लिखना। इसका सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है, देखिए एक बच्ची मोना है, वो लिखते समय जो है बीच बीच के कुछ अक्षरों को भूल जाती है, छोड़ देती है। तो उसका कारण क्या है, उसको कारण को ढूंढना है हमें। ठीक है, चौथा क्वेश्चन नहीं कह रहा है। तो देखिए इसका ऑप्शन इस तरह से, उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता, उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य न हो, उसके विचारों में स्पष्टता न हो, उसे मात्राओं का ज्ञान न हो। तो जो एकदम सटीक आंसर है वो है ऑप्शन सी। देखिए पेडागोजी आपको ऐसे फंसाता है कि चारों क्वेश्चन सही है लगता है, लेकिन यहाँ पर जो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है उसको लेना रहता है। तो यहाँ पे आप किसको लेंगे, उसके विचारों में स्पष्टता नहीं हो। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से है, अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। देखिए समावेशी माहौल बनाना है आपको अपने कक्षा में, तो कौन सा बात ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। ऑप्शन इस तरह से है आप लोगों के सामने। ऑप्शन पहला, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य साधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग, स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना, सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना, और डी है विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य साधनों का आवश्यकतानुसार उचित उपयोग करना। तो यहाँ पे जो सही आंसर है ऑप्शन डी है। आप अपने कक्षा में समावेशी माहौल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दृश्य श्रव्य साधनों का आवश्यकतानुसार उपयोग करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है। देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है उसके संबंध में है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक किताब है। इसको किन्होंने लिखा है उसको आपको बताना है। गार्सा द ताशी, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, सुनीति कुमार या फिर धीरेन्द्र वर्मा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन छठवां का,
वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। जो गियर्सन महोदय जॉर्ज गियर्सन है, उन्होंने लिखा है इस बुक को। तो इम्पोर्टेंस कुछ बुक जो भी है आपका, कभी कभी ये जो है सीजी व्यापम जो है पूछता है, तो उसको याद रख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसको वेरी वेरी आईएमपी लगा लीजिए। वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्वेश्चन नंबर 7 इस कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने, सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है, वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है, इसके कारणों में सबसे कमजोर कारण हो सकता है। सबसे कमजोर को यहाँ पे पूछा है, महत्वपूर्ण को नहीं पूछा है, ठीक है, इसको ध्यान देना है प्रश्न को। उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, उसकी मौखिक भाषा बेहद कमजोर है। तो आप भी अपने आंसर लगाते चलें या फिर कमेंट करते चलें, और जो उचित होगा आप भी कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7वां का, वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उसकी मौखिक भाषा बेहद कमजोर है, इसलिए वो बच्चा इस तरह की गलतियां करती है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर मतलब मिडिल लेवल पे बोला है, कक्षा 6 से 8 के लिए बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए बच्चों में कहानियों को सशब्द दोहराने की क्षमता का विकास करना, बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना, बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना, और लास्ट ऑप्शन इस तरह से है, बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी ही है, बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना ही हिंदी का महत्वपूर्ण क्या है, हिंदी शिक्षण का ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास हो सके, ये इंपॉर्टेंस है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व कौन सा है, बाधा कौन बनता है, उसको बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन इस तरह से है, भाषाई प्रयोग के अवसर, इकाई परीक्षण, भाषा में आकलन, और ऑप्शन डी है पाठ्य पुस्तक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, भाषा में आकलन, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न बोल रहा है कि भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक कौन है, तो भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक है भाषा में आकलन। आकलन अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो बच्चे अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह से है, भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। भाषा शिक्षक में क्या होना आवश्यक नहीं है, उसको बताना है। व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेखन, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, रसायनों का ज्ञान होना। देखिए भाषा शिक्षक के लिए व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है, सुंदर लेखन, सुस्पष्ट लेखनी होनी चाहिए ताकि बच्चे उसको पहचान सकें, विषय और मूल्यांकन विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पूछा है क्या नहीं होना चाहिए, तो है रसायनों का ज्ञान होना। रसायनों का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है। देखिए कठिनाइयों का निवारण, गद्य शिक्षण, आप बच्चे को गद्य पढ़ा रहे हैं तो उनकी कठिनाइयों का निवारण कैसा करेंगे, चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर, उपयुक्त सभी। तो देखिए आप उनके कठिनाइयों को चित्र दिखाकर भी कर सकते हैं, प्रत्यक्ष वस्तु को भी दिखा सकते हैं, और मॉडल बनाकर भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। देखिए प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी कब नहीं होगा, उसको बताना है आप लोगों को, जिससे छात्र सरलता से समझ सकें, जो कविताएं छात्रों को सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हो, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, जिसमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसे भावनाएं निहित हो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, इस तरह से ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि उपयोगी नहीं है, प्राथमिक स्तर पे उपयोगी नहीं है बोला गया है, इसीलिए हम किसको लेंगे, ऑप्शन सी। प्राथमिक स्तर पर इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित आप नहीं बता सकते, क्योंकि बच्चों को ये समझ उतना नहीं होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस तरह से आप लोगों को, भाषा सीखने का सही क्रम क्या है। देखिए इसी को भाषा कौशल का सही क्रम क्या होता है, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे LSRW, ठीक है, लिस्टनिंग,
स्पीकिंग, रीडिंग और फिर राइटिंग। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर देखिए, बोलना, श्रवण करना, पढ़ना, लिखना, इस तरह से श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो श्रवण करना, LSR और ये W, इसको याद रख लीजिएगा, LSRW ही इसका सही क्रम होता है। बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, ये सही क्रम होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 इस तरह से आप लोगों के सामने, 8वीं कक्षा के बच्चे के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, कक्षा 8वीं का एक बच्चा है, उसमें भाषा शिक्षण का आकलन करना है, तो किसे महत्वपूर्ण मानेंगे? किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना, ऑप्शन बी है साहित्य समारोह का आयोजन करना, लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना, किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है साहित्य समारोह का आयोजन करवाना। देखिए प्रश्न क्या बोला है, 8वीं कक्षा में बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप सबसे महत्वपूर्ण माना है, तो इन चारों में जो महत्वपूर्ण है, ज़्यादा सटीक है, वो है ऑप्शन बी है साहित्य समारोह का आयोजन करवाएंगे, तब बच्चे को ज़्यादा समझ विकसित होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधित त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। देखिए, वर्तनियों का भाषा जब सिखा रहे हैं एक बच्चे को, तो वो वर्तनी लिखने में जो त्रुटि करती है, गलतियां करती है, उनका निवारण आप कैसा करेंगे? वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, त्रुटियों की उपेक्षा करके। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जो सटीक आंसर हो जाएगा। वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास, जितना आप श्रुति लेखन जितना अधिक करवाएंगे, बच्चों में सुधार उतना ही ज़्यादा आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। नंबर 16 कुछ इस तरह से है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की प्रक्रिया में खाली स्थान की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। किसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं? उच्च प्राथमिक मतलब मिडिल लेवल पे आप भाषा सिखाते हैं, तो कौन सी चीज़ को उपेक्षा नहीं करना चाहिए? ऑप्शन इस तरह से है, शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, बच्चों की सामाजिक श्रेणी, बच्चों के पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जो सटीक है। बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि को आप उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जिस मातृभाषा से आए होंगे उसको आपको ध्यान रखना होगा और उसी के लैंग्वेज में आपको सिखाने की कोशिश करनी होगी। आगे देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। देखिए, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? शब्द, वर्ण, वर्ण समूह या फिर वक्तव्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है, क्या कहते हैं उसको? शब्द कहते हैं। देखिए समूह, वर्णों के समूह को क्या कहेंगे? जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है तो शब्द कहते हैं। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अंतिम क्वेश्चन आज का। पियाजे के अनुसार, देखिए पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ खाली स्थान के माध्यम से ही विकसित होती है। किसके माध्यम से विकसित होती है उसको बताना है आप लोगों को। अंतःक्रिया, सामंजस्य, अलगाव या फिर टकराव। तो देखिए ये जो होती है वो अंतःक्रिया के माध्यम से ही होती है, उत्पन्न होती है, या फिर अंतःक्रिया के माध्यम से ही सामंजस्य बिठाती है या फिर विकसित होती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शिक्षक भर्ती संबंधित बहुत सारे वीडियो अब आपको कंटिन्यू मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।